मैं अपने शोहर को एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस लौटी थी और थक कर बिस्तर पर लेट गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी भाग दौड़ चल रही थी। पहले मेरे शोहर ने जाने से पहले शॉपिंग की, फिर रिश्तेदारों से मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और अब जाने का दिन आया तो फिर हम सब एयरपोर्ट थक गए। इसीलिए बहुत ज्यादा मैं थक गई और बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद लग गई। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर बिस्तर पर मेरे पैरों के पास बैठा था और आहिस्ता आहिस्ता मेरे पाँव दबा रहा था। अपने पैरों पर उसकी उंगलियों का लम्स महसूस करके मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने घबरा कर उसे देखा और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहने लगा कि ऐनी, तुम सुबह से काम कर रही थी, थक गई होगी, इसीलिए मैं पाँव दबा रहा हूँ। उसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कोई अजीब बात ही ना हो। मैंने परेशानी से कहा कि मैं ऐनी नहीं हूँ, मैं नाइला भाभी हूँ, होश से देखो। वो कहने लगा, क्या हो गया है? क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ? मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और जोर जोर से ऐनी को आवाजें देने लगी। शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे देवर का इस तरह मेरे कमरे में आना मेरी जान निकाल देने के लिए काफी था। मेरे शोर मचाने पर थोड़ी ही देर बाद मेरी देवरानी ऐनी आंखें मलती हुई मेरे कमरे में आई। अपने शोहर खालिद को मेरे सामने देखकर अपने सर पर हाथ मारकर कहने लगे, हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या फिर आप सब कुछ भूल गए हैं? ऐनी की बात सुनकर मैं हैरान हुई और खालिद की तरफ देखा। वो कभी मुझे देख रहा था तो कभी ऐनी को, और फिर ऐनी ने बहुत शर्मिंदगी के साथ मुझे बड़ी अजीब सी बात बताई। कहने लगी कि भाभी, खालिद को बुल्लिंग की बीमारी है। ये बात तो सारा खानदान ही जानता, शायद आपको पता नहीं है। ऐनी की बात ने मुझे हैरान कर दिया था, क्योंकि वाकई बात मुझे तो मालूम नहीं थी कि मेरे देवर को बुल्लिंग की बीमारी है, और ना ही कभी मेरे शोहर शाहिद ने ऐसी कोई बात मुझे बताई थी। ये बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। मेरा देवर गलती से मेरे कमरे में आया था, लेकिन वहीं शर्म भी महसूस हुई थी। मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में इस तरह मेरे देवर का मेरे कमरे में आना यकीनन ये गलत बात थी। लेकिन गलती शायद मेरी ही थी कि मैंने कमरा लॉक नहीं किया था। ऐनी हाथ पकड़कर खालिद को अपने साथ ले गई थी। मैंने जल्दी से कमरा लॉक किया और सोने के लिए लेट गई, लेकिन अब नींद मेरी आंखों से दूर हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि जाते जाते इस दफा मेरे शोहर ने ये क्या मुसीबत मेरे गले में डालती है। मेरी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए थे और मेरा शोहर साल में एक दफा दुबई से 10 दिन की छुट्टियों पर आया करते थे। मैं अपने शोहर के बगैर अकेले ही रहा करती थी, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं थे। देवर और देवरानी दोनों दूसरे शहर में रहा करते थे। लेकिन इस दफा जब मेरा शोहर आया और मेरे देवर देवरानी से मिलने के लिए आए, तो न जाने मेरे शोहर के साथ उनकी क्या बात हुई कि मेरे शोहर ने जाते जाते मुझे हुक्म सुना दिया कि अब से मेरे देवर और देवरानी हमारे घर में हमारे साथ रहेंगे। ये घर मेरे ससुर का था, इसीलिए मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और फिर मैंने भी सोचा कि मुझे किसी का सहारा मिल जाएगा, इसीलिए मैंने देवर देवरानी को अपने साथ रख लिया। जब तक मेरे शोहर यहाँ थे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और ना ही मेरे सामने ऐसी कोई बात आई थी कि मेरे देवर को भूलने की आदत है। लेकिन मेरे शोहर के जाते ही पहली रात मुझ पर यह इंकशाफ हुआ था, और अब मैं परेशान हो रही थी। एक ऐसे शख्स के साथ एक घर में गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल था, जिसे दौरा पड़ने पर अपनी बीवी ही याद नहीं रहती। सारी रात यूं ही सोचों में गुजर गई थी, और सुबह के वक्त जब मैं अपने कमरे से निकली और नाश्ते के टेबल पर नाश्ता सजा कर बैठी, तो मेरा देवर अपने कमरे से निकल कर आया और हाथ जोड़कर मेरे कदमों में बैठने लगा। मैंने बड़ी परेशानी से उसे रोका और कहा कि क्या बात है खालिद, ऐसे क्यों कर रही हो? तो वो नम लहजे में कहने लगा, मुझे माफ कर दे भाभी, रात को मैं भूल गया था कि मेरा कमरा कौन सा है, मेरी बीवी कौन सी है। जब मुझे होश आया तो मेरा दौरा खत्म हुआ। तब ऐनी ने मुझे अपनी हरकत के बारे में मुझे बताया। मैं आपसे बड़ा शर्मिंदा हूँ और माफी चाहता हूँ। खालिद के चेहरे पर वाकई ही शर्मिंदगी के तासुरात थे। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे ये बात पहले पता होती कि तुम्हें ऐसी कोई बीमारी है तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। खालिद हाथ जोड़े कहने लगा कि भाभी, अगर आइंदा भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं वाकई नहीं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खालिद से कहा कि रात गई बात गई, अब जो हुआ सो हुआ, चलो आओ मेरे साथ नाश्ता करने बैठ जाओ। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन उसकी शर्मिंदगी देखकर मुझे एहसास हो गया था कि वो बेचारा अपनी बीमारी से मजबूर है। मैं क्यों उसके बारे में गलत सोचूं। मेरे देवर देवरानी दोनों ही मेरे साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गए और दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। शोहर के जाने के बाद पहली दफा घर में मेरा दिल लगा था, क्योंकि इतने सालों से मैं तन्हाई की जिंदगी गुजार रही थी, और शोहर के जाते ही बच्चे की कमी का एहसास मुझे सताने लगता था। इन 4 सालों में भी मैं औलाद की खुशी हासिल नहीं कर पाई थी। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह थी। मेरे शोहर ने कभी मुझे डॉक्टर के पास जाने की इजाजत भी नहीं दी, इसीलिए मैं और भी परेशान रहा करती। मगर ऐनी के साथ मेरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। मेरे शौहर का फोन आया तो मैंने उन्हें बताया भी कि मैं ऐनी और खालिद के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। वो भी मुतमईन हो गए और कहने लगे, इसीलिए मैंने उन दोनों को तुम्हारे पास छोड़ा था
ताकि तुम अकेलेपन का शिकार ना हो। सारा दिन मेरा मसरूफ गुजरा। रात के खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लॉन में जाकर बैठ गई। मुझे ताज़ा हवा बहुत पसंद थी और रात के इस पहर लॉन में चंबेले की खुशबू महका करती थी। मुझे लॉन में झूले पर बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि खालिद चला आया और आकर मेरे बराबर में झूले पर बैठ गया। मैंने परेशानी से उसे देखा तो वो मुस्कुराकर मेरे ही तरफ देख रहा था और फिर एकदम ही कहने लगा कि तुम्हारे बड़े बड़े बाल बहुत ही खूबसूरत। तुम आप भी शादी की पहली रात की तरह चमकती हो। देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं शर्म से जमीन में गड़ गई और उसके बराबर से उठने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे जबरदस्ती खींच कर झूले पर बिठा दिया। मैंने गुस्से से कहा कि खालिद ये क्या बदतमीजी है। तब वो मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या हो गया है ऐनी, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। उसके बाद सुनकर मैंने अपने माथा पीटा। मुझे अब समझ आया कि वो एक दफा फिर सब कुछ भूल चुका है। उसे फिर याद नहीं कि मैं उसकी बीवी नहीं बल्कि भाभी हूँ। मैंने जल्दी से उसे कहा कि खालिद होश में आओ, मैं ऐनी नहीं हूँ। बल्कि वो तो अपनी ही धुन में मगन था। मेरी तारीफों में जमीन आसमान के कल्लाबे मार रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि ऐनी वहां चली आई। हम दोनों को साथ देखकर वो पूछने लगी, क्या बात है भाभी, कोई परेशानी है क्या। और फिर मैंने उसे बताया कि खालिद फिर से दौरे का शिकार हो गया। ये सुनकर वो परेशानी से खालिद का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है और कैसे हल होगा। खालिद को तो दिन में 2 दफा ऐसे दौरे पड़ते थे। आखिर मैं कहाँ तक खुद को इससे बचाती। वो तो ऐनी समझकर मेरा करीब आ जाया करता था। मैंने सोचा कि शायद से इस बारे में बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि अपने भाई और भाभी को अलग घर में रहने का कहते, क्योंकि इस तरह तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। और फिर अगले रोज जब शाहिद का फोन आया तो मैंने उनसे इस बारे में बात करना चाही, लेकिन इससे पहले ही खालिद मेरे पास आ गया और कहने लगा कि भाभी मुझे भी भाई से बात करनी है। मजबूरन मैंने फोन उसे दे दिया और वो फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गया। और जब काफी देर बाद वापस लौटा तो फोन बंद हो चुका था। मुझे शाहिद से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने खालिद से कहा कि अभी तो मैंने बात भी नहीं की थी, तुमने फोन क्यों काटा। तो वो कहने लगा कि शाहिद को किसी काम से जाना था, इसीलिए उसने फोन रख दिया। वो खुद ही थोड़ी देर बाद फोन करेगा। मैंने सोचा कि जब दोबारा फोन आएगा तो मैं खालिद के बारे में बात करूंगी, लेकिन फिर सारा दिन इंतजार के बाद भी शाहिद का फोन नहीं आया। मैं रात में बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। ऐनी भी मेरे साथ खड़ी थी। वो बातें करती हुई कहने लगी कि भाभी आप भाई को खालिद के बारे में कुछ ना कहिएगा। खालिद का इलाज चल रहा है, वो पाबंदी से दवाई जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर शाहिद भाई को पता चला कि खालिद को दोबारा से इस कदर दूर पड़ने लग गए हैं तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैंने नासमझी से ऐनी की तरफ देखा तो वो कहने लगी कि भाभी आपको तो पता है कि मेरी और खालिद की शादी आपसे बहुत पहले ही हो गई थी। दरअसल हम दोनों ने पसंद की शादी की थी, इसीलिए सास ससुर ने हमें घर से निकाल दिया और मजबूरन हम दूसरे शहर चले गए। इसी बात ने खालिद को तोड़ कर रख दिया था कि उनके वालिदैन ने उन्हें घर से निकाल दिया। और फिर एक दिन खालिद का एक्सीडेंट हो गया। उनके सर पर शदीद चोट आई और तभी उन्हें भूलने की बीमारी लग गई। इस बीमारी के बाद हमारे सास ससुर ने खालिद को अपना तो लिया था, लेकिन इस घर में वापस जगह नहीं दी थी। एक्सीडेंट के बाद से हमारा खर्चा शाहिद भाई ही उठा रहे थे। और फिर जब आप लोगों की शादी हुई तो उसके बाद खालिद ने खुद काम का शुरू कर दिया। शाहिद भाई दुबई में ज्यादा परेशान ना हो, इसलिए हमने भाई से कह दिया कि अब खालिद की जहनी हालत पहले से बेहतर है। लेकिन शाहिद भाई फिर भी हमारे लिए परेशान हुआ करते थे। अब की बार यहाँ आए तो खालिद ने भाई को बताया कि हमें किराया अदा करने में परेशानी हो रही है और इसी वजह से उन्होंने दोबारा हमें यहाँ रख लिया है। अब अगर आप भाई को बताएंगे कि खालिद को इस कदर दौरे पड़ते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे और शायद हमें भी ये घर छोड़ना पड़ जाए। ऐनी रोते हुए कहने लगी कि अपनी बीमारी की वजह से खालिद सही तरह कोई काम नहीं कर पाते। अगर हमें वापस किराए के घर में जाना पड़ा तो हमें फिर फाके करने होंगे। आप हम पर रहम कीजिएगा। ऐनी की बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। पसंद की शादी की उसे इतनी बड़ी सजा मिली थी। मुझे खालिद से भी हमदर्दी महसूस हुई, जो अपने माँ बाप के मुंह मोड़ने की वजह से इस कदर मुश्किल में आ गया था। अगर उसके माँ बाप खुले दिल से उसकी शादी कबूल कर लेते तो शायद ये सब ना होता। साथ ही मुझे अपने शौहर पर फख्र भी महसूस हुआ कि मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा था। मैं बहन भाइयों के रिश्तों को तरसी हुई थी, इसीलिए शाहिद का अपने भाई के लिए प्यार देखकर मुझे खुशी हुई थी। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे और हर दिन ही कुछ ऐसा होता जो मुझे परेशान कर देता। कभी मेरा देवर मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी अजीब तरह से मेरी तारीफ करता, कभी मुझे उसकी नजरें बुरी लगती तो कभी बिला झिझक मेरे कमरे में आकर वो मुझे अपनी बीवी समझ कर बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता और मैं शर्मिंदा होकर जाती।
ایک دو دفعہ میں نے اپنی دیوران سے کہا، آخر کون سی دوائیں دے رہی ہوں جن کا اثر نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیور کی بولنے کی بیماری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اور جو بات مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ دیور صرف بیوی کے معاملے میں ہی بلکڑ تھا، باقی کوئی اور بات وہ بالکل بھی نہیں بھولتا تھا کہ ان دفعہ میں نے اسے آزما کر دیکھ لیا تھا۔